कोरोना संकट के बीच एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे 7 दिन एक्टिव हैं, वहीं पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सवालों के कटघरे में है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। अमित शाह से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। 3 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई और मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र डीजी ने पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पुलिस के सामने पीट कर हत्या हो गई। साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई और पुलिस उस वक्त तमाशा देखती रही। साधु रहम की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार था। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। भीड़ के हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, लाठी डंडे थे। इंडिया टीवी ने सबसे पहले देश को यह खबर दिखाई। इंडिया टीवी संवाददाता कोरोना के खतरे के बीच इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए मुंबई के पालघर भी गए। हम आपको दिनेश मौर्य की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन एक बार पहले ये देखिए कि किस तरीके से ये साधु पुलिस वाले का हाथ पकड़े हुए डर से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसी घटना पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, सुनिए। काय करते मुळामध्ये हे जिथे घडलं, मी मुद्दाहून कागदच घेऊन बसलोय हातामध्ये। हे पालघरमध्ये घडलं, म्हणजे पालघरमध्ये घडलं बरोबर आहे, पालघर जिल्ह्यात घडलं, पण प्रत्यक्ष पालघर पासून साधारणतः 110 किलोमीटर अंतरावरती जिथे दादरा नगर हवेली वगैरे जो केंद्रशासित प्रदेश आहे त्या सीमेच्या जवळ हे घडलं। काय घडलं नेमकं? लॉकडाऊन आहे, सगळीकडे जो तो कुठे ना कुठेतरी जाऊ इच्छितो पण जाता येत नाही, आणि अशा परिस्थितीत हे 2 जे साधू होते ते सरळ मार्गाने आपण जाऊ शकणार नाही म्हणून एका दुर्गम भागातून जात होते, जिथे गडचिंचली नावाचं एक गाव आहे। गडचिंचली गाव मी आपल्याला सर्वांना खास करून ज्यांना असं वाटते की हे मुद्दामून काहीतरी घडवले गेले, हे 2 धर्मातलं काहीतरी आहे, त्यांना सांगू इच्छितो की आपला हा लॉकडाऊन उठवल्यानंतर मुद्दामून गडचिंचली गावात जाऊन बघा, हे गाव नेमकं कुठे आहे। पालघर पालघर पालघर, पण पालघरमध्ये हे गाव कुठे आहे? अत्यंत दुर्गम भागामध्ये हे गाव आहे, म्हणजे पाडा येतो, एक पाडा। तिथपासून एक साधारणतः काही मीटरवरती ही दादरा नगर हवेली म्हणजे सिल्वास वगैरे तो जो काय सगळा केंद्रशासित भाग आहे त्याची ही हद्द तिथून सुरू होते। त्यावेळेला असं झालं की हे 2 जण हे गुजरातमध्ये चालले होते। दादरा नगर हवेली त्या बॉर्डरवरती त्यांना अडवलं गेलं, अडवल्यानंतर त्यांना परत पाठवलं गेलं, आणि परतत असताना हा जो काय सगळा परिसर आहे, हा परिसर हा अत्यंत मी म्हटलं तसं दुर्गम आहे। तिथे गैरसमजुतीने त्यांच्यावरती हल्ला केला गेला आणि त्याच्या दुर्दैवाने त्यांची हत्या झाली। पण हा जो परिसर आहे, मग आता मला ह्याच्यात दुसरं कोणत्याही नाही, पण समजा या काळामध्ये आपण सगळ्यांनीच जर का माणुसकी पाळली, अगदी दादरा नगर हवेली जिथे त्यांना अडवलं गेलं तिथे त्यांना अडवून रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी जर का महाराष्ट्र सरकारकडे रितसर सरकारच्या ताब्यात त्यांना दिले गेलं असतं तर त्यांच्यावरती ही पाळी आली नसती। अगर उन लोगों को सरकार के पास दिया होता, नाकारला गेला, तिथून त्यांना परत पाठवलं गेलं, आणि परतत असताना उस वक्त उन्हें प्रवेश के लिए मना किया गया। सीमा आहे, त्या केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा आहे, त्या परिसरात गेले काही दिवस अशी एक अफवा आहे की इथे चोर, उस परिसर में पिछले कुछ दिनों से अफवाह है आपल्याला सांगतो चोर आएंगे। गडचिंचली जे गाव आहे त्या गावात गडचिंचली गाव तसा नीटचा रस्ता नाहीये, हे दुर्दैव आहे, हे मान्य करायला पाहिजे आपण। म्हणजे आपल्या वहां पर रास्ते की व्यवस्था नहीं है, नीट रस्त्याने जायचं असेल तर दादरा नगर हवेली तिथून यावं लागतं, आणि त्यावेळेला पुलिस को भी वहां जाना हो तो दादर नागरा हवेली से जाना पड़ता है। म्हणजे आपल्या हद्दीत नाही, पलीकडच्या भागात त्या गाडीवरती सुद्धा हल्ला झाला होता। एकूण काय कि ही जेव्हा दूसरी तरफ से एक गाड़ी पर भी हमला हुआ था, त्या 2 पुलिस पर भी हमला हुआ है, ड्रायव्हरला सुद्धा अत्यंत निर्गुणपणाने मारलं। मग काय झालं? उनके ड्राइवर पर भी हमला हुआ है। चूप बीप कोई बैठा नाहीये। ही जेव्हा घटना घडली रात्री 12 12:30 वाजता, म्हणजे आपण एक 8-10 दिवसापूर्वी सगळ्यांनी कोई बैठा नहीं है। मोदीजींनी सांगितलं की ब्लॅकआउट करा आणि
त्या मेणबत्त्या आणि पणत्या हे करा. कसा काळोख झाला होता? शहरामध्ये आपण रात्रीचे डोळे मिटले तरी कदाचित आपल्याला दिसू शकतो एवढा साधारणतः उजेड असतो. पण या निर्जन आणि दुर्गम परिसरात अगदी किट्ट काळोखामध्ये हे सगळं घडत असताना निर्जन और दुर्गम परिसर में जहाँ पे अंधेरा है, पोलिसांना सोबत घेऊन गेले. ताबडतोब बंदोबस्ताचे पोलीस तिकडे लागले आणि पहाटे 5 बंदोबस्त के लिए वहाँ पुलिस लगाए गए। काळोखामध्ये तिथल्या जंगलात आरोपींचा शोध सुरू केला. आरोपींचा शोध अंधेरे में पूरे जंगल में आरोपियों को ढूंढा गया। जवळपास 100च्या आसपास 100पेक्षा जास्त हे आरोपी पकडले गेले जे आज तुरुंगात आहेत. जाऊन बघू शकता. 17 तारीख तक 100 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा गया, वो अभी जेल में है। 18 तारखेला कोर्टात हजर केल्यानंतर 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी त्यांना मिळालेली आहे. मुख्य म्हणजे ह्यातले 5 जे मुख्य आरोपी आहेत ते आज तुरुंगात आहेत. पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा, कोर्ट में उन्हें पेश किसी को किया भी हम गया। छोड़ेंगे नहीं. वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए. ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलत फहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई. लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं. ह्याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही. एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे आणि अतुल कुलकर्णी हे जे आपले एक तो पुलिस को सस्पेंड किया गया है। चांगला अधिकारी आपला डीजी सीआयडी क्राईम त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे. एक तर हा सगळा शोध अतुल कुलकर्णी सीआईडी क्राइम के नेतृत्व में उसकी जांच करने को हमने कहा है। आणि गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली आहे की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे. याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही. कोणी तिकडे कोई भी धार्मिक कारण नहीं है। शोरू नये. मी कोई धर्म के बीच में आग लगाने का काम न करे। आत्मविश्वासाने सांगतोय. ह्या मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। जे कोणी जबाबदार आहेत त्यातले जवळपास सगळे 100च्या वरती हे तुरुंगात आहेत. 9 अल्पवयीन 100 से ज्यादा लोग सुधारगृहात पाठवले जेल में है। आणखीन काही लोक जो अल्पवयीन आजूबाजूच्या जंगलामध्ये आरोपी है, बाजूला असतील, काही उन्हें हवेलीत गेले असतील. या रिमांड होम भेजा गया है। त्यांना शिक्षा केल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकार गप्प बसणार नाही. आणि म्हणून बाकियों को ढूंढे बगैर महाराष्ट्र सरकार चुप नहीं बैठेगी। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है. ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं. ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है. एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन. जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया. दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है. उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात. उनको रोका गया. दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया. अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती. अगर मगर में कोई मतलब नहीं है. अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं. दुर्भाग्य की बात है. लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं. 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है. इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है. और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें. मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है. सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है. अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है. तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नाही. ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाही आहे. अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते. आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फक्त एक काळजी घ्या. म्हटलं काळजी घेतलेली.
काल उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन आला होता. त्याने मी सांगितलं की हे मॉब लिंचिंग हा जो प्रकार घडतो इकडे तिकडे घडलेला आहे आतापर्यंत, हा अत्यंत वाईट आहे, हा होता कामा नये. आणि झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये तरी तो प्रदेश के सहन केला मुख्यमंत्री जाणार से नाही. भी मेरी बात कारण हुई है, मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी घटना नहीं है. जसं पूर्वी 5 वर्षामध्ये सुद्धा काही काही ठिकाणी धुळे, चंद्रपूर वगैरे इथे तो घडला असेल नसेल त्या कारणात मी जाऊ इच्छित नाही. पण आज तर मी तुम्हाला धुले वचन देतो, नंदुरबार में जो कुछ हुआ होगा जे कोणी गुन्हेगार असतील, जे बारे में मैं कोणी असतील, नहीं बोलूंगा. त्यांनी हत्या तर केलेलीच आहे आणि पोलिसांवरती सुद्धा हल्ले केले आहे. ते हल्लेखोर सुटणार नाहीत, सुटू शकत नाही, अजिबात सुटू शकत नाही. आणि म्हणून जो विश्वास तुम्ही आपल्या सरकारवरती दाखवतात, महाराष्ट्र सरकारवरती दाखवतात, हेच आमचं बळ आहे. आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है. आणि त्या हिमतीवरती, ह्या बळावरती जसं हे कोरोनाचं युद्ध आपण जिंकणार आहोत, तसं हे गुंडागिरी इसकी हिम्मत पर भरोसा है. कोरोना के खिलाफ हम युद्ध धोपे करणारे आणि जीतने वाले हैं. सोशल मीडियावरून आग लावणारे जे लोक आहेत त्यांच्याबद्दल सुद्धा मी सोशल मीडिया से की हा जो काय सोशल मीडिया आणि जो काय आगी लावण्याचं काम करणारी जी जो लोक आहेत, आग लगाने का काम किया जाता आम्ही है, शोध घेतो. कारण प्रत्यक्ष एक होतं आणि आगी लावणारे दुसरे आगी उसका लावून जातात. त्यांच्यापर्यंत झडप उसे पोहोचत आप भी असते. ढूंढिए, हम भी त्याला ढूंढते सुद्धा हैं. लवकरात लवकर शोध लावून पकडणं गरजेचं आहे. आणि अमित शहाशी मी उन्हें भी पकड़ना जरूरी सरकारला है. पण सूचना दिलेल्या आहेत. कृपा करून कोणी गैरसमज करून घेऊ नका. जे कोणी ह्याच्यात गुन्हेगार आहेत, आरोपी आहेत, ते आपल्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरती आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना कडक शिक्षाही होणारच. कोणी याच्यातनं सुटणार कोई नाही. गलत फहमी ना रखे. आरोपी जेल के भीतर है, आरोपित होने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. तो आपने सुना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे. उन्होंने कहा कि कल उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात हुई. उन्होंने कहा गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई. उन्होंने कहा इस पूरे मामले में हमने अभी तक 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है. इस मामले की जांच सीआईडी के डीजी करेंगे. चोर आने की अफवाह के चलते ये हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे कोई धार्मिक वजह नहीं है. महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश ना हो. हमने इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा है. ये मामला कोई हिंदू मुस्लिम धर्म का नहीं है. इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है. तो ये वो अहम बातें हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही. कहा कि इस पूरे मामले को डीआईजी सीआईडी के डीजी इस पूरे मामले को संभालेंगे. जिस जगह पर मॉब लिंचिंग हुई वहां से इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. इस वक्त मैं हूं पालघर जिले के गढ़चिंचिले गांव में. इसी जगह पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई. उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई. सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं. बुधवार रात को ये दोनों साधु इस रास्ते से आ रहे थे और इसी दौरान उन्हें यहाँ पर एक फॉरेस्ट चौकी है, इस फॉरेस्ट चौकी के पास वहां पर इन्हें रुकाया गया और उनसे जब फॉरेस्ट अधिकारियों ने पूछताछ की तब उन्हें आसपास के कुछ गांव वाले जमा हो गए. गांव वालों को लगा कि ये बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए और इसीलिए बड़ी संख्या में गांव वाले यहाँ पर जमा होने लग गए और महज कुछ ही पलों में इन साधुओं की बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी गई. आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गांव वाले थे वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे, साथ ही में लाठियां थी उनके पास. बेरहमी से मारा पीटा गया. जरा सोचिए, दृश्यों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो गाड़ी में मारे गए. इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो उठाकर उन पर हमला किया गया. किसी तरह से फॉरेस्ट के जो अधिकारी है वो इन तीनों को बचाकर अपने इस फॉरेस्ट के चेंबर में लेके जाते हैं. कुछ समय तक इन साधुओं को बचाकर यहाँ पर इस फॉरेस्ट के दफ्तर में रखा जाता है और अंदर भी आप, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आए, यहाँ पर किसी तरह से फॉरेस्ट के अधिकारी उन्हें बचाकर लेकर आते हैं, काफी समय तक रखते हैं. पुलिस को इत्तला दी जाती है कि गांव वालों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया है. कुछ देर बाद पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंचती है. तब तक जो है गांव वाले बड़ी संख्या में इस फॉरेस्ट चौकी के बाहर जमा हो चुके थे. जैसे पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, लोगों से पहले बातचीत करती, गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है और उसके बाद एक एक कर तीनों ही लोगों को इस फॉरेस्ट चौकी से बाहर लाना शुरू करती है. 2 लोगों को सुरक्षित अंदर गाड़ी में बैठाने पुलिस वाले कामयाब होते, लेकिन जैसे ही तीसरे साधु को यहां से निकाला जाता है तुरंत बाहर करीब 300 से ज्यादा गांव वाले जमा हो गए थे, वो फिर एक बार अटैक कर देते हैं. ये एक दृश्य देखिए, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी थी
उस पर अटैक कर दिया जाता है। दूसरी तरफ का भी मैं आपको हिस्सा दिखाना चाहूंगा। सोचिए क्या दृश्य होंगे जब 3 बेगुनाह निहत्थे लोगों पर करीब 400 से ज्यादा का जो मॉब है वो अटैक करता है। ये पूरा गांव के, ये जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं। सोचिए, देखिए ऐसी ऐसी लाठियां लेकर आए थे। दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरह से इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। पत्थर में दिखाना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े जो पत्थर है वो उन पर फेंके जा रहे हैं। देखिए उठाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इससे आप अनुमान लगाइए किस तरह से इन्हें पीटा गया। ये ऐसी लाठियां हैं, इन लाठियों से उन्हें मारा जाता है। अभी भी जो गाड़ी के जो कांच के टुकड़े हैं वो अब भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपको ज्योग्राफिकल ये एरिया बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की सीमा पर बसा हुआ ये गांव है जहां पर ये घटना हुई है। और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर जमा हो गए और कई घंटों तक इनकी बेरहमी से पिटाई करती गई। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस पर भी खड़े हो रहे, क्योंकि पुलिस, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को कॉल दिया गया तब बहुत कम संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर आए थे। आरोप यह लग रहा है कि जब फॉरेस्ट अधिकारी ने कहा तभी बड़ी संख्या में पुलिस भेजने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस का दावा यह है कि मॉब इतना ज्यादा था कि वो कुछ नहीं कर पाए, उनके सामने ये बेबस नजर आए। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई है उसने कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए है। मैं आपको फिर एक बार पूरा एरिया दिखाना चाहूंगा। देखिए अब चूंकि ये घटना हुई तो बड़े पैमाने पर एसआरपीएफ की टुकड़ियां यहाँ पर आ गई है। मैसिव स्तर पर यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 110 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे गांव में जो है पुलिस की टीम अब जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई किसने, और जब ये अफवाह फैली तब उसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या जिसने अफवाह फैलाई उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई? क्या उसे ढूंढ कर निकाला? और जब गांव वाले यहाँ पर जमा होने लगे तभी जरूरत थी कि उन्हें बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स यहाँ पर भेजने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मॉब को तितर बितर करने के लिए फायरिंग्स भी किए, लेकिन गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस छोटे से चेंबर से बाहर पुलिस की जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी वहां पर आने के दरमियान ये पूरा हादसा हुआ। बड़े पैमाने पर हमले किए गए। जरा देखिए फिर एक बार, मैं चाहूंगा कि आप इन पत्थरों को देखिए, क्या बीती होगी उन दोनों साधुओं पर जब उन पर ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से हमले किए जा रहे थे।